हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग होने वाला है आपकी डिमांड पर। आप लोगों ने बोला था कि भाई एक व्लॉग बनाना कि आप 4 लोग हो और एक ही बंदा इनकम करता है तो आपकी कैसे मतलब काम चल जाता है, कैसे खर्चा चल जाता है। तो आज का व्लॉग इसी चीज़ के ऊपर होने वाला है कि भाई हमारे खर्चे कौन कौन से हैं और कैसे करके हम उसमें काम चला रहे हैं अपना। सो फ्रेंड्स, हम लोग आए थे यहाँ पे 2022 के लास्ट में और मेरे पास था वर्क वीज़ा और मीनाक्षी के पास था विजिटर वीज़ा। और भाई एक जैसे प्रोसेस है उसके हिसाब से केवल आप वर्क परमिट पे ही काम कर सकते हो, विजिटर वाले पे नहीं कर सकते। तो ये पहला एक रीज़न था कि मीनाक्षी यहाँ पे काम कर ही नहीं पाई। उसके बाद फिर हम लोग अपने पीआर के प्रोसेस में और उसी प्रोसेस में चलते चलते आप लोग को पता ही है, आप लोगों ने हमारे व्लॉग्स के थ्रू देखा है। अगर आप लोगों ने हमारे व्लॉग नहीं देखा तो हमने एक वीडियो बनाई थी जब हम लोग को पीआर मिली थी, तो वो वीडियो जरूर चेकआउट करना। तो वो हमको मिला पीआर लास्ट ईयर 2024 में। अब उसके बाद जाकर के कहीं ना कहीं मीनाक्षी को आके एलिजिबिलिटी हुई कि भाई अब वो भी काम कर सकती है। मेरा तो कंटिन्यू चल ही रहा है। अब मीनाक्षी के सामने एक प्रॉब्लम और आ गई कि भाई हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में रह रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं भी काम करना है तो आपको इंग्लिश में बात तो करनी ही करनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं हो पाएगा। उसने पहले ट्राई किया था पीआर से पहले भी, बट वो जो एक फ्लुएंसी होती है वो इतना गेन नहीं कर पाई कि हाँ ठीक है भाई वो उसकी वजह से अपना कहीं भी जाकर के बात कर सके। अब एलिजिबिलिटी तो है कि भाई हमारे पास में पीआर है, वो काम कर सकती है, बट बात करने के लिए जो इंग्लिश चाहिए वो नहीं है। तो इस वजह से पीआर आने के तुरंत बाद भी वो भी काम नहीं कर पाई। हालांकि अभी वो इस प्रोसेस में है कि अपनी इंग्लिश को और अच्छा इंप्रूव करे कि भाई अब हमारे पास में पीआर है तो हम कम से कम आगे काम कर पाएँ। तो वो भी लगी हुई है, मेहनत कर रही है उस चीज़ के ऊपर। तो जब उसके पास एलिजिबिलिटी आ जाएगी इंग्लिश स्पीकिंग वाली, तो पीआर उसके पास ऑलरेडी है, तो फिर वो अपना काम कर पाएगी। तो तब जाकर के हम लोग को होगा कि हाँ हम 2 लोग काम कर सकते हैं और 2 लोग की इनकम मतलब घर में आएगी। वैसे फ्रेंड्स, आप लोग के लिए वाकई में एक सरप्राइज वाली बात तो थी कि कनाडा जैसी कंट्री के अंदर एक बंदे की इनकम से कैसे काम चल पा रहा है। बट यहाँ पे देखो एक चीज़ ये भी होती है कि आप कितना भी कमा लो तो आपकी कहीं ना कहीं मतलब एक ये रहता है कि भाई और कमाएं और कमाएं। जैसे जैसे कमाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी जो मतलब ज़रूरतें हैं फिर आप वैसे ही चेंज कर लेते हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं मतलब ये चीज़ जो बताने वाला हूँ इस व्लॉग के थ्रू में, ऐसा नहीं है कि अगर मैं जितना इनकम कर रहा हूँ उसमें अगर मैं खर्चा चला पा रहा हूँ तो आप लोग भी चला पाओगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी इनकम मेरी जितनी हो। आपकी मेरे से ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात आप मेरे से अच्छी एक लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो, और अगर मेरे से थोड़ी कम होगी तो हो सकता है कि आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा अगर आप सिंगल अर्नर हो। तो ये डिपेंड कुल मिला के इस बात पे करता है कि आपका बजट कितना है और फिर आप अपनी लाइफस्टाइल कैसी रखना चाहते हो। जनरली मतलब मेरे जैसे लोग तो यही चीज़ कोशिश करते हैं कि भाई जितना बजट है उसके हिसाब से अपनी जो ज़रूरतें हैं ना उसको अपना लिमिट कर लो। आप लोग देख ही रहे हो कि हम लोग को यहाँ तीसरी साल चल रही है बट हमने गाड़ी ऑन नहीं की है, जबकि जनरली यहाँ पे हर किसी के पास गाड़ी होती है। तो ये एक ऐसा ही यहाँ पे पोर्शन है कि भाई मेरा बजट मुझको पता है और मुझको ये भी पता है कि मेरी ज़रूरतें कितनी है। अब उस हिसाब से वो फिट नहीं हो रहा है तो हमने नहीं ली है। अगर 2 लोग कमा रहे होते तो शायद हो सकता है कि हम गाड़ी भी ले चुके होते, क्योंकि उस हिसाब से चीज़ें मैनेज हो जाती हैं फिर। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करता हूँ कि हम लोग के यहाँ पे क्या क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा कंपोनेंट हमारे एक्सपेंस का है वो है रेंट का। और रेंट का अगर खर्चा मैं अगर आपको बताऊँ तो वो भी चीज़ डिपेंड करती है कि भाई फैमिली कितनी बड़ी है या फिर आप किस तरीके की लाइफ जीना चाहते हो। ठीक है, तो किसी को लगता है कि यार हाँ ठीक है भाई मैं तो मतलब जो छोटा सा घर है उसमें भी काम चला सकता हूँ। किसी को लगता है कि नहीं यार मैं तो केवल 2 ही लोग हैं बट घर मेरे को बड़ा चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं डिपेंड करती है कि आपकी ज़रूरतें कैसी हैं। तो जैसे हम लोग 4 लोग हैं तो 1 BHK में तो काम चलना नहीं था, हम लोग को 2 BHK तो कम से कम चाहिए था। तो अभी हम लोग 2 BHK में रह रहे हैं और इसका जो हम लोग को खर्चा है वो $2000 के अप्रोक्स हम लोग को पड़ता है जो रेंट का है। इसमें हमारा सारा कुछ इंक्लूडेड है, जिसमें हमारा वाईफाई भी हो गया, जो मतलब इंटरनेट है हम लोग का, और हमारे घर की हीटिंग हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें इंक्लूडेड है। ज़रूरी नहीं है कि जो हर कोई यहाँ पे घर देखता है तो उसको ये सारी फैसिलिटी आपके रेंट के अंदर ही इंक्लूडेड मिल जाए या इतने पैसे में ही मिल जाए। ये कभी कभी लक की बात होती है। जनरली यहाँ पर 2 BHK वाला जो होता है वो 2000 से लेकर के 2500 तक भी जाता है, और जो 1 BHK हैं वो 1200 से लेकर के 1800 के आसपास तक भी जाते हैं। तो अगर फैमिली छोटी है तो जाहिर सी बात है आप 1 BHK में काम चला सकते हैं, और अगर हमारे जैसे 4 लोग की फैमिली है तो फिर 2 BHK तो मतलब बनता ही है। अब बात इसमें ये आती है कि भाई ठीक है हम तो $2000 दे ही रहे हैं, बट क्या इसमें ऐसा क्या किया जा सकता है कि भाई कुछ खर्चा थोड़ा सा उसमें कम कर सकते हो। तो इसमें मेरी तरफ से एक टिप है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से अभी तक यहाँ पे लर्न की है। तो उसमें ये चीज़ है कि अगर आप थोड़ा पैसा सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बेसमेंट भी मिल जाते हैं। जो सिंगल फैमिली वाले होम होते हैं जनरली आपने देखा होगा, तो वो इंडिविजुअल फैमिली के होम होते हैं, तो उसमें पूरी फैमिली रह लेती है। वो उनका ग्राउंड फ्लोर और अपर फ्लोर हो गया, नीचे बेसमेंट भी वो अपना लीगल बनवा लेते हैं। तो उसमें कई बार क्या होता है कि वो 2 BHK भी ले लेते हैं नीचे, या फिर 1 BHK होता है और एक डैन बोलते हैं यहाँ पर,
साथ में हॉल भी होता है, वॉशरूम वगैरह, किचन, ये सारी चीजें दे देते हैं। मतलब एक हमारी जैसी फैमिली भी उसके अंदर अच्छे से अपना काम चला सकती है। तो ये भी एक चीज है। और उसमें बड़ा अच्छा क्या होता है कि उसमें जो आपको रेंट है वो काफी कम हो जाता है। हमने देखा है यहाँ पे बेसमेंट के जो रेंट है वो 1500 से लेकर के 1800 तक में भी आपको अच्छे खासे, मतलब यहाँ पे बेसमेंट है जो नए नए हैं वो मिल जाते हैं। तो ऐसे करके आप मतलब थोड़ा सा अपना जो पैसा है वो सेव कर सकते हैं। और सेकंड चीज़, जब आप देख रहे हैं कि भाई घर ढूंढ रहे हैं तो उस टाइम पे ये भी देखें कि यार, या बार्गेनिंग भी कर सकते हैं जो लैंडलॉर्ड है उसके साथ में कि भाई वो हमको वहाँ पे दे क्या रहा है, उसके साथ में यूटिलिटीज़, क्या वो हमें यहाँ पे पानी साथ में फ्री दे रहा है, वो हमें हीटिंग साथ में फ्री दे रहा है, और जो गैस का कनेक्शन है वो भी साथ में फ्री दे रहा है। और उसके ऊपर में अगर आप बात कर लो कि यार क्या हमको आप ऐसे कर सकते हो, इंटरनेट ही फ्री दे सकते हो, है ना, या इलेक्ट्रिसिटी भी दे सकते हो, तो वो एक टाइम होता है जब आप उस टाइम पर आप जा रहे हो नेगोशिएशन के लिए, तो आप बात कर सकते हो। तो उसमें जो आपको अचीव हो गया वो हो गया, अदरवाइज बाद में फिर वो सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। सेकेंडली, एक और टिप मेरी तरफ से यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे ना जो घर होते हैं एक्चुअली में, जो फ्लैट होते हैं अपार्टमेंट टाइप के, जैसे हम लोग रह रहे हैं वो अपार्टमेंट है, तो वो उस अपार्टमेंट को मैनेज करने वाले दो तरीके के, मतलब आपको हो सकता है ओनर मिल जाएं। एक हो सकता है कि आपको ऐसा फ्लैट मिले जिसमें जो फ्लैट है वो किसी एक पर्टिकुलर ओनर का है, वो ओन करता है उसको, वही मैनेज करता है उसका जितना भी कुछ है। एक होता है कि पूरी बिल्डिंग होगी 20-25 मंजिल की और उसको एक कंपनी है, वो कंपनी पूरा मैनेज कर रही है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ यहाँ पे एक्सपीरियंस से अपने देखी है कि अगर आपका कोई सिंगल ओनर है और आप टाइमली, मतलब सारा जो पेमेंट है अपना रेंट वगैरह का वो टाइमली दे रहे हो, उसको कभी फॉलोअप नहीं करना पड़ता, घर की जो सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से उनको मेंटेन कर रहे हो, है ना, उसमें कोई दिक्कतें नहीं ला रहे हो, जब भी कभी आता है तो देखता है तो वो खुश होता है इस चीज़ से कि भाई आपने घर को बहुत अच्छे संभाल के रखा है, तो फिर आपका ईयर ऑन ईयर जो मतलब एक तरह से रेंट बढ़ता है, वो रेंट वो नहीं बढ़ाते हैं, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं कि आप घर को अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, टाइमली पैसा दे रहे हो। और दूसरे जो ऐसा होता है कि एक बड़ी बिल्डिंग है और वहाँ पे एक पूरी बिल्डिंग को मैनेज करने वाले भाई, उनको तो चूंकि उसी से सैलरी निकालनी है, सब कुछ करना है, वो आपका जरूर रेंट बढ़ाएंगे। तो आपके पास में एक ऑप्शन होता है घर लेने के टाइम पर कि आप इनमें से जो पैसा बचाने वाला है वो वाला ऑप्शन आप ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। तो ये भी एक टिप है जिसमें आप थोड़ा पैसा अपना सेव कर सकते हो। सो फ्रेंड, जो अगला सबसे बड़ा एक्सपेंस है वो एक्सपेंस होता है ग्रोसरी का। तो आप लोगों ने जैसे देखा ही है कि भाई हम लोग जाते हैं ग्रोसरी के लिए, अपना वॉलमार्ट वगैरह हो गया, सेवॉन हो गया, या कभी हम लोग लॉबलर्स चले गए, तो अपना ग्रोसरी का सबसे बड़ा एक्सपेंस है। अब इसमें क्या है कि जैसे हम लोगों ने जब आए थे तो उस टाइम पर हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से नहीं पता थी, तो हमारा खर्चा ज़्यादा होता था। बट ओवर दी पीरियड ऑफ टाइम हमने चीज़ें लर्न करी कि भाई कैसे करके हम थोड़ा उसमें सेविंग कर सकते हैं। तो अभी हमारा एक तरीके से जो एक्सपेंस है वो कम होने लगा है, जो ग्रोसरी के ऊपर है। हम लोग पता कर चुके हैं कि भाई कहाँ से हम लोग को थोड़ा पैसा सेव हो सकता है इस चीज़ के उसमें। तो वही टिप मैं यहाँ पे आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जैसे हम लोग स्टार्टिंग में आए तो हम देखते थे कि हम सेवॉन पास में, हम वहाँ चले गए, हमने जाके वहाँ से खरीदारी कर ली। तो बाद में हमको पता चला कि यार जो वॉलमार्ट का रेट है वो वाला रेट यहाँ सेवॉन से काफ़ी मतलब सस्ता है हम लोग के लिए। तो फिर हम उसके बाद में जितनी भी हमारी ग्रोसरी है वो वॉलमार्ट से ही करके हम लोग आते हैं। बहुत रेयर होता है जो हम लोग को ये होता है कि भाई जल्दीबाजी में ही सामान लेके आना, टाइम नहीं है वॉलमार्ट जाने का, तो हम लोग सेवॉन जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, एक टिप और है जिससे हम लोग ग्रोसरी में अपना पैसा और सेव कर सकते हैं। वो क्या है कि आपने एक बार कॉस्को की मेंबरशिप ले ली, तो कॉस्को की मेंबरशिप लेने पर आप वहाँ पे जाकर के जब सामान खरीदते हैं तो वो सामान आपको बल्क में मिलता है, और कंपैरिजन मतलब उसका अगर बाहर से करें तो उसका रेट बहुत सस्ता होता है। हम लोगों ने जा करके वहाँ कंपेयर किया कि जैसे अगर मैं वॉलमार्ट से मैं ओट्स ले रहा हूँ, है ना, या बच्चों के लिए खाने की कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं अगर ले रहा हूँ वहाँ से, और मैं अगर वही सेम चीज़ जा करके मैं कॉस्को से लेता हूँ, तो कॉस्को में वो जाहिर सी बात है सामान देते बल्क में कि मुझको अगर मतलब ओट्स लेना है तो यहाँ पर एक पैकेट में वॉलमार्ट का लेता हूँ 2-2.5 किलो का, वहाँ पे मुझको मिलेगा वो 6-8 किलो का, बट उसका जो रेट है वो काफ़ी सस्ता होता है। तो ऐसी चीज़ें अगर हम वहाँ से लेके आ जाएं जो जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, आपकी 2 महीने या 3 महीने चल सकती हैं, तो आप उसमें काफ़ी अच्छी सेविंग अपनी कर लेते हो। और साथ में जो कॉस्को वाले के साथ में आपको CIBC का क्रेडिट कार्ड मिलता है, तो उसमें अच्छा खासा आपका कैशबैक भी इकट्ठा होता रहता है, जिसको बाद में अपना आप यूज़ कर सकते हो फिर से वापस उसी से ग्रोसरी करने के लिए। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि कॉस्को में जाओ और वहाँ से अपना जो बल्क वाली ग्रोसरी है वो कर लो। तो फ्रेंड्स, मैं अगर अभी तक बताऊं कि मेरा अभी तक कितना खर्चा हो जाता है, जबकि अभी आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने कॉस्को की मेंबरशिप ली तो है, बट अभी हमारी कोई शॉपिंग वहाँ से ऐसी मेजर हुई नहीं है। उसके अलावा वॉलमार्ट वगैरह से ही जो जितनी शॉपिंग हमने की है और इंडियन ग्रोसरी स्टोर जा करके हमने ग्रोसरी शॉपिंग की है, उस सब का मैंने मतलब ऐसे लगाया कि भाई पूरे साल मैंने कितना कितना खर्चा किया। और जब मैं उसका एवरेज निकालता हूँ तो मेरा इन अ मंथ $1000 का मेरा एक अप्रोक्स मतलब एवरेज खर्चा आता है ग्रोसरी के ऊपर। एंड गाइस, जो अगला एक्सपेंस है वो एक्सपेंस है हम लोग का ट्रांसपोर्ट के ऊपर। अब ट्रांसपोर्ट में क्या है कि भाई हम लोग को कहीं भी इधर उधर जाना है, बस लेनी है, LRT लेनी है,
तो उसमें जो हम लोग के खर्चे होते हैं वो सारी चीज़ें, और जैसे बच्चे हैं भाई, बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका भी कुछ ना कुछ खर्चा लगता है, ठीक है। और जैसे हम लोग कोई ग्रोसरी के लिए गए और वहाँ से आते हैं हमने कैब की, तो उसमें काफ़ी सारा हम लोग का खर्चा होता है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारी फैमिली का खर्चा हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं। तो हम लोगों ने आर कार्ड खरीद रखे हैं। आर कार्ड का वैसे तो ये भी होता है कि आप एक मंथली पास ले सकते हो। अब उस पास में क्या होता है कि आपने $120 का एक बार पास ले लिया महीने का, और मेरा और मीनाक्षी का एडल्ट के लिए 120 का है। तो हम जा करके अपना दिन भर में कितनी बार भी हम लोग ट्रैवल करें, चाहे हम LRT से जा रहे हैं या हम बस से जा रहे हैं, वो हम लोग का एक बार पैसा लग गया उसमें। बट हम लोग का ऐसा नहीं होता कि भाई हाँ हमको डेली ही बस यूज़ करनी है, LRT यूज़ करनी है, तो हमने पास नहीं ले रखा है। हम अपना उसमें क्या करते हैं, उसमें महीने का कुछ ना कुछ पैसा डला लेते हैं और उससे खर्च चलाते हैं। तो हमने जो एवरेज अभी तक देखा है, मेरा और मीनाक्षी का मिलाकर जो आर कार्ड के ऊपर होता है वो हमारा $100 का होता है मैक्सिमम। हम उसमें अपना मेंटेन कर लेते हैं। अब बात आती है फिर इस चीज़ की कि भाई बच्चों का क्या है। अब पार्थ का है जो स्कूल है वो थोड़ा सा दूर है यहाँ से, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ से स्कूल बस लगा रखी है, उसका महीने का $30 का एक्सपेंस होता है। और फिर विन्नी का क्या होता है कि विन्नी का स्कूल भी पार्थ के लगभग आसपास में ही है दूसरा स्कूल उसका, उसको येलो बस नहीं मिलती, तो उसके लिए क्या हुआ कि उसको फिर अपना LRT या फिर जो है बस से इससे जाना पड़ता है, ETS वाले से। 12 ईयर्स तक के बच्चों के लिए तो क्या होता है कि जो ETS की मतलब एक तरीके से किराया है वो फ्री होता है। 12 ईयर्स से ऊपर वाले बच्चों का ही यहाँ पे पैसा लगता है। तो अभी विन्नी बड़ी है 12 ईयर्स से, तो उसके लिए हमने क्या किया कि आर कार्ड के अंदर उसकी प्रोफाइल में वहाँ पे उसकी एज को मेंशन किया कि इतनी एज है। तो यहाँ पर आर कार्ड के अंदर एक फीचर दे रखा है कि अगर वो कोई यूथ है तो उसके लिए जो एक तरह से महीने का पास है वो हम बड़ों के लिए तो 120 का हो गया, उनके लिए कम का है। अभी कुछ दिन पहले ही पैसे बढ़े हैं, उससे पहले तक में $65 का महीने का पास मिलता था, तो मैंने उसका वही इनेबल कर रखा था। अब उसके बाद में एक दिन अमित भाई को आप जानते ही हैं, वो घर पे आए, उनसे बात चली तो उन्होंने कहा कि अरे आप विन्नी के लिए तो आप जो उसका स्कूल का पोर्टल है आप वहाँ से ले सकते हो, $55 का पड़ता है, आपका महीने के $10 बचेंगे। तो 3 महीने पहले हम लोग की ये बात थी, मैं तब से फिर उसका स्कूल के पोर्टल से ही उसका पास खरीदता हूँ ETS का, और वो मुझको $55 का पड़ता है, $10 मेरे आराम से बच रहे हैं उसमें। तो अगर आपके बच्चे भी कहीं दूर स्कूल जा रहे हैं और उनको ETS का लेना 12 ईयर से ऊपर है, तो आप उनके स्कूल के पोर्टल से जाकर के ही ETS का पास लेना, तो आपको $55 में वो चीज़ पड़ जाएगी। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे एक टिप है कि हम अपने ट्रांसपोर्ट के पैसे में कैसे करके थोड़ा पैसा बचा सकते हैं। तो कोशिश यही करें कि जो आप जब घर ढूंढ रहे हो, क्योंकि वो एक टाइम होता है कि जब आपके लिए मतलब एक तरीके से ऑप्शन है कि भाई पैसा बच सकता है, कि आप अपना घर ऐसी जगह पे चूज़ करें जो आपके ऑफिस या जहाँ पे आप काम करने वाले हैं उसके, और जहाँ बच्चों का स्कूल है उनके आसपास में हो। तो उससे आपके बच्चों के भी जाने के जो पैसे हैं वो भी बचेंगे, जैसे मेरे पोलू के और विन्नी के दोनों के लग रहे हैं, और जो आपका मतलब ऑफिस जाने का वो भी आपका बच जाएगा। सो फ्रेंड्स, जो अगला एक्सपेंस है जिसके बारे में बताने वाला वो भाई इस टाइम पे तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता, वो है आपका मोबाइल के एक्सपेंस के ऊपर। तो जनरली जैसे मतलब मैं बताऊं कि हमारा इस टाइम मोबाइल का जो एक्चुअल में प्राइस है उसके ऊपर तो कोई खर्चा नहीं है, वो हम सारा पूरा कर चुके हैं। बट जो प्लान है, प्लान के ऊपर हमने 5G वाला प्लान ले रखा है, तो उसमें मेरा और मीनाक्षी का मिला करके महीने का $120 का खर्चा जाता है। तो ये अभी का मतलब हमारा फ़ोन का खर्चा है। अब इसमें एक टिप है, अगर आप लोग को मतलब किस तरीके से अपने पैसे सेव करने हैं, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि मोबाइल खरीदने का सबसे अच्छा टाइम यहाँ पे होता है ब्लैक फ्राइडे का। ब्लैक फ्राइडे के टाइम पर मैंने ऐसी यहाँ पे सेल देखी है कि आपको मोबाइल और जो सिम दोनों एक ही प्राइस में पड़ जाता है। मतलब अगर आपके सिम का जितना प्राइस हो रहा है उसमें आपको पूरा मोबाइल की जो कीमत है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाती है आपकी। इस तरीके से यहाँ पे स्कीम चलती है, डील चलती हैं यहाँ पर। तो आप थोड़ा पेशेंस करके रखें। आपको लगता है कि अगर आप अभी ब्लैक फ्राइडे से 1 महीना 2 महीना दूर हैं कि आप अपनी तरफ से $10 $20 का रिचार्ज करा लें, प्रीपेड काइंड ऑफ, वो वाला आप ले सकते हैं और अपना 1 महीना 2 महीना उसमें गुजार लो, और फिर जैसे ब्लैक फ्राइडे आए तब अपना प्रॉपर पोस्ट पेड वाला प्लान लो, और साथ में मोबाइल भी ऐसी डील के साथ लो कि मोबाइल आपको फ्री पड़ जाए। तो ये एक ऐसी टिप है जिससे आप काफ़ी पैसे अपने सेव कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगला जो एक्सपेंस हमारी फैमिली का होता है वो एक्चुअली इस तरीके का है कि भाई वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि भाई वो एक्सपेंस करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। हमने यहाँ पे YMCA की मेंबरशिप ले रखी है, मैंने विन्नी को भी दिला रखी है। उसमें जिम करना हो गया, वहाँ पे जाके बैडमिंटन वगैरह खेलना हो गया, ये सारी फैसिलिटीज़ हम लोग को मिली हुई हैं। अपना वॉक वगैरह भी कर लो, तो वो चीज़ें। तो हमारा इसके ऊपर $92 का महीने का खर्चा होता है, मेरा और विन्नी का मिला करके। तो ये एक्सपेंस हमारी फिटनेस को लेकर के है। इसमें एक टिप है आप लोगों के लिए जो आप लोग को इसमें पैसा सेव कर सकती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बाहर से आ रहे हैं। मतलब अगर आप कहीं किसी दूसरी कंट्री से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, और आपके पास में PR है और यहाँ पे आप सीधा PR पे आ रहे हो, तो एडमिंटन के अंदर मैंने देखा है यहाँ वो कहलाता है LAP, एडमिंटन का लेज़र एक्सेस प्रोग्राम बोलते हैं। तो अगर आप सीधे यहाँ पे PR पर आए हो, आप COPR लेके आए हो, तो आपको वो 2 ईयर्स का आपको यहाँ पे एक तरीके से फ्री ऑफ एक्सेस देते हैं। एक तरीके का जो रिक्रिएशन सेंटर होते हैं जिसमें आपको जिम,
स्विमिंग पूल, बैडमिंटन वगैरह, ऐसे रेसिंग वगैरह, ये सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में आने वाले रिक्रिएशन सेंटर होते हैं उसमें आपको ऐसे जो एक्सेस है 2 ईयर्स का वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप सीधा यहाँ पर आ रहे हैं तो LAP के बारे में ज़रूर पता करें, अप्लाई करें और उसका आप बेनिफिट लें। तो इससे आप, जैसे मेरा $92 का पैसा लग रहा है, 2 साल तक कम से कम वो बचा सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी मैंने एक्सपेंसेस बताए वो सारे एक्सपेंसेस तो वाले थे जो हमारे मतलब एक तरह से होते ही होते हैं, हर महीने होते हैं, हम उनको रोक नहीं सकते। इसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो भाई आपके कभी कभी ही होते हैं, बट वो लाइफ का पार्ट है, जरूर होते हैं। जैसे घर में किसी की तबीयत खराब हो गई तो यहाँ पर आप लोग को पता ही है कि जैसे डॉक्टर से जो कंसल्टेशन है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो इंश्योरेंस में आता है। बट जब मेडिसिन की बात आती है तो वो आपको अपनी जेब से मतलब खर्चा करके लेना होता है। अब उसमें भी 2 तरह की मेडिसिन होती हैं कि एक तो आपके इंश्योरेंस में कवर होती हैं, इंश्योरेंस उसके लिए भी आपको प्राइवेट लेना पड़ेगा। जैसे मेरे पास जो प्राइवेट इंश्योरेंस है वो मेरे कंपनी के थ्रू मिला हुआ है, मेरा अपनी सैलरी में से ही उसकी जो प्रीमियम है वो जाता रहता है। तो वो प्राइवेट इंश्योरेंस है, वो मुझे हेल्प करता है जो मेरी दवाइयों के ऊपर खर्चा है उसमें, या डेंटल का कोई ट्रीटमेंट है उस चीज़ के लिए। तो उसके लिए भी मतलब जैसे कभी बीमार पड़ गए, दवाई लेनी हो, 90% इंश्योरेंस कंपनी से पे होता है और 10% अपनी जेब से जाता है। अब इसके अलावा भी कई बार क्या होता है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हो सकती हैं जो आपको ओवर द काउंटर लेनी हो तो वो 100% आपकी जेब से ही जाएगा, तो वो भी एक होता है। बट ये चीज़ एक ऐसी कभी कभी होती है। हालांकि मीनाक्षी से हम लोग को कई बार क्या हेल्प मिलती है कि कभी हल्का सा जुकाम या खांसी हो गई तो भाई घर का काढ़ा वगैरह बना दिया, कुछ शहद वगैरह ऐसा अपना लेकर के, अदरक का जूस अपना, उसमें कई बार पैसे बच जाते हैं। बट वो हमेशा नहीं होता, कई बार ऐसी होती है कि दवाइयाँ आपको लेनी ही लेनी पड़ेंगी। और भाई आप ऐसे चीज़ें रोक नहीं सकते हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनके भी कपड़े वगैरह आपको टाइम टू टाइम खरीदने होंगे, अपना भी फैशन चेंज होता है, उसमें भी कुछ खर्चा होता है। बट ये भी आपका हर महीने नहीं होने वाला, वो कभी कभी होता है। कभी आपका मन है कि भाई कभी आपको डिनर करना है, लंच करना है, अपना बाहर घूमने जाना है, तो कुछ खर्चा आपका मतलब खाने पीने पे भी होता है। अब इसके अलावा एक खर्चा आपका इस चीज़ के ऊपर भी हो सकता है कि भाई इतनी सुंदर जगह में है तो भाई घूमने जाना है अपना समर वेकेशन में। जैसे हम लोग 2 बार बैंफ गए हैं, अगर आपने हमारे व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो जरूर चेकआउट करना, बहुत अच्छा टाइम लोगों ने स्पेंड किया और बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग हम लोग के, तो जरूर चेकआउट करना। तो उसमें भी कुछ खर्चा होता है, वो 6 महीने में जाके एक बार होता है। तो इस तरीके से मतलब ये कुछ चीज़ें हो गई जिस पे हम लोग अपना हमेशा खर्च नहीं करते, कभी कभी होता है। तो ये सारे एक्सपेंस हो गए, मेडिसिन का हो गया है ना, और कपड़ों वगैरह का हो गया, या फिर अपना कहीं बाहर घूमने जाना है उसका हो गया, या फिर अपना घर में कोई बर्थडे वगैरह पे अपना खाना खर्चा करना है, बाहर जा करके डिनर लंच करना है। तो इन सब के लिए हम थोड़ा थोड़ा अपना पैसा जोड़ करके रखते हैं हर महीने का, कि एकदम से हम पे लोड ना पड़े, हमारे पास पॉकेट में पैसे रहे। तो $500 के अप्रोक्स हम इसके लिए भी अपना रखते हैं, जिससे कि भाई जब जरूरत पड़ेगी अपना आराम से हम खर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे एक्सपेंसेस थे जो हमारी फैमिली के होते हैं। आपने देखा कि रेंट से रिलेटेड हो गया, ग्रोसरी से रिलेटेड हो गया, फिर ट्रांसपोर्ट का हो गया, बच्चों के स्कूल जाने से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं उनके, ETS के, या फिर जो स्कूल बस के वो वाले हो गए, या फिर हमारा जो मतलब अपनी फिटनेस को रिलेटेड हो गया वो वाला, और फिर अपना जो एक क्लब होता है पूरा, मतलब कि जो हमेशा नहीं होता, कभी कभी वाला होता है। इन सब का मैं इन होल देखूं तो मेरी फैमिली का अप्रोक्सीमेटली मतलब इन अ मंथ में एवरेज निकालता हूं तो $4000 के आसपास आता है। तो ये मेरे बजट के हिसाब से, आप इस चीज़ को जो मैंने टिप्स बताई हैं उसके हिसाब से, अगर आपको लगता है कि आपका बजट कम है तो आप थोड़ा इसको रिड्यूस भी कर सकते हो। और अगर भगवान ने आपको बजट अच्छा दिया है तो जाहिर सी बात है आप कितनी भी अच्छी लाइफ जी सकते हो। बट आई होप शायद मैं आप लोग के इस क्वेश्चन को आंसर कर पाया हूँ कि भाई कैसे करके मैं सिंगल अर्नर अभी अपने 4 लोग की फैमिली का कैसे मैनेज कर पा रहा हूँ। मैं भगवान से यही प्रे करूँगा कि जल्दी से जल्दी मीनाक्षी की भी किस तरीके से इनकम स्टार्ट हो और हम लोग थोड़ा सा अपनी लाइफ को और अच्छे से यहाँ पे एंजॉय कर पाएँ, अच्छे से जी पाएँ। सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को भी ऑन कर देना, जो आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू, टेक केयर।